राधे राधे। आज के फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में हमारे लिए जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा सरल सा टॉपिक और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं इससे, तो इसके अगर आप फॉर्मूले याद करते हो तो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले याद करने से जेईई मेंस का एक सवाल नहीं हिलेगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिकॉल करने के बाद 60 से 70 PYQs लगा लेने। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट हम फॉर्मूला रिवाइज करा लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें सबसे पहला डेफिनेशन होता है पीरियोडिक मोशन। जनरल थ्योरी से मैं हर फॉर्मूला रिवीजन सीरीज शुरू करता हूं। तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल इसका हमने ले लिया है मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन और मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। रेड कर लेता हूं। ऑक्सिलेटरी मोशन, व्हेन द मोशन इज बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब कि सामने जाना फिर पीछे आना, रोटेट होकर के पूरा नहीं आना, सामने पीछे किसी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग। मीन पोजीशन से सामने गया, पीछे आया, सामने आया, पीछे आया, उस तरीके की मोशन को हम ऑक्सिलेटरी कहते हैं, यानी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं। SHM क्या होता है? SHM एक टाइप का ऑक्सिलेटरी मोशन ही होता है जिसमें जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। भैया ये क्या वाला है बालक? देखो दुनिया में जितने भी ऑक्सिलेटरी मोशन होते हैं ना, उसका जो रेशियो होता है फोर्स का वो x का पावर n होता है। ठीक है, तो जब हम n की वैल्यू 1 डालते हैं उस जगह पर, उस सिचुएशन में जो मोशन होता है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी कि मीन पोजीशन से अगर बहुत दूर भेज दोगे तब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर समथिंग हो जाएगा। फोर्स जब तक x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी x रेज टू पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब तक के ऑक्सिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। और जैसे ही उस पॉइंट से कोई बॉडी आगे गई जहां पे फोर्स जो है वो x रेज टू पावर समथिंग अदर देन 1 हो जाए, तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डील नहीं करते हैं। समझ में आई इतनी बात? तो हमारा ये SHM का डेफिनेशन हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानने जरूरी है। जैसे मीन पोजीशन, ये होता है मीन पोजीशन। ठीक है, जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स कोई काम नहीं कर रहा होता है, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स 0 होती है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है देखते हैं। अगला रीस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन से जैसे ही हम इस पेंडुलम को हटाएंगे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा। उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी रीस्टोर करना चाहे अपने मीन पोजीशन को। एम्पलीट्यूड क्या होता है बालक? मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट जहां तक की पेंडुलम गया, जा सकता है नहीं गया, जा तो ये कहीं सकता, हाथ उठा के यहां ले जा, नहीं छोड़ा हमने यहां से, और जहां तक उस साइड खुद से वो गया उसे हमने कहा एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या कहते हैं? एक ऑक्सीलेशन के पूरा होने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड, फिर मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड कहो या एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया दूसरे साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे और वहां से फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, तो इसे एक ऑक्सीलेशन कहेंगे। गॉट इट? ये सिर्फ ये जरूरी नहीं कि इसे ही एक ऑक्सीलेशन कहेंगे। टाइम पीरियड यहां से भी होता है कि अगर यहां से शुरू किया हमने, इस पॉइंट से, रैंडम किसी पॉइंट से, यहां से एक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आना, फिर दूसरे साइड के एक्सट्रीम पोजीशन में जाना, और फिर वहां से जहां से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे आ जाना, वो भी टाइम पीरियड सेम ही होता है। गॉट इट? किसी भी से स्टार्ट करो, वहां से एक साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दूसरे साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओ, और फिर वहां से उस पॉइंट पे आओ जहां से तुमने स्टार्ट किया, उसमें लगने वाला टाइम पीरियड कहलाता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट होगी बॉडी उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का 2π/ω, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 1/n, n इज फ्रीक्वेंसी। फेज किसे कहते हैं बच्चा? SHM के सवालों को सॉल्व करने के लिए फेजर डायग्राम क्या होता है? मैथमेटिक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनालाइज कर पाते हैं। ठीक, कैसे कर पाते हैं? देखो ये सर्कल है, इसको मैंने बीच में क्रॉस बना दिया। ठीक है, अब ये जो बीच में है पार्टिकल, इसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इसका मीन पोजीशन है इस पॉइंट पे। ठीक, अब ये पार्टिकल यहां से इस तरफ चलने लगा, तो ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो इस सर्कल को भी हमने घुमाना चालू किया और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया कि भैया एक्सट्रीम आया तो यहां पे पहुंचा। फिर यहां से ये लौटना चालू करेगा और फिर एक बार मीन पोजीशन के लेवल पे आएगा, तो भैया यहां से यहां आया तो ये मीन पोजीशन के लेवल पे आ गया। फिर दूसरे साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, दूसरे साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमने यहां सर्कल बढ़ा दिया, फिर ये नीचे आया और फिर से मीन पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहां से फिर से मीन पोजीशन पे पहुंच गया। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के पूरे मोशन को हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात ये समझ में आई। अब बात करते हैं फेज की। अगर कोई पार्टिकल की बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो हम कहेंगे कि फेज 0 है। फेज क्या होता है इससे समझो। अगर हम सर्कल में गौर करें तो देखो ये वाला पॉइंट था मीन पोजीशन, यहां से शुरू हो रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहां से शुरू हुआ, इसके साथ बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम मैथमेटिक्स में फेज कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये वाला फेज था, तो इनिशियल अगर मीन पोजीशन से ये स्टार्ट कर रहा है तो बताओ इसके साथ बनने वाला एंगल क्या है बच्चा? 0। तो उसी एंगल को हम फेज कहते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर ऑक्सीलेट कर रही है तो उसकी इनिशियल फेज 0 होगी। मान लो कि कोई एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट हो रही है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बंदा कहां पे था? ऊपर में था, तो ये जो इनिशियल मीन पॉइंट
जो फेज में हमने रिप्रेजेंट करा उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, π/2। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका फेज था π/2। समझ में आई बात है। तो फेज का ये कॉन्सेप्ट, और फेज सिंपल सी बात है, फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं, मैथ्स के द्वारा फिजिक्स को गिफ्ट की गई क्वांटिटी है कि लो भैया एसएचएम के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। क्योंकि हम जब वेव पढ़ेंगे ना तो वेव में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि वेव अनंत एसएचएम का कॉम्बिनेशन होता है, और जब अनंत एसएचएम कंबाइन करते हैं तो हम कितने दूर तक एनालाइज करेंगे। तो एक सर्कल बना लेते हैं, अब इसमें 1 2 3 जितने बार रोटेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो फेज इसे कहते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस भी एक पॉइंट होता है। मान लो कि शुरुआत में यहाँ पे था पार्टिकल, यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब इनिशियल फेज इतना था थीटा को मान लो, और फाइनल फेज θ2 है, तो θ2 - θ1 इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। गॉट इट। फॉर लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम का मतलब हुआ कि पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो लीनियर एसएचएम एक मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से चलना चालू हुआ, एम्पलीट्यूड के बीच ऐसे घूम गया। तो लीनियर एसएचएम के लिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x होता है। भैया आपने तो x बोला था एसएचएम के लिए, हाँ। ये माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। पहले ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे जैसे हम पार्टिकल को आगे ले जाएंगे बालक, मान लो कि एक स्प्रिंग हमने लगा रखा है, हमने इसको खींचना चालू किया इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, वो आपने पढ़ा था ना कि -kx होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ इसमें वो x है, ठीक है। तो बच्चा ये वाला जो है वो एसएचएम करेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। जिधर से हमने मूव किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वही जो है वो नेगेटिव साइन बतलाता है। तो लीनियर एसएचएम के लिए फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और माइनस साइन बतलाता है कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जिस तरफ आप उसे ले जा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का m लिख दिया, और d2x/dt² आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, और ये बराबर हो गया -kx। कैसे आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था -x, और k हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बराबर हो सकता है -m⍵²x, k की वैल्यू -m⍵²। ये मैं अभी फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की पूरी थ्योरी है कि k यही क्यों होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना रिवर्स डाउटिंग मेथड, उसके अकॉर्डिंग तो पूछ सकते हो कि ये क्यों नहीं हो सकता। नहीं, इसका लॉजिक है, लेकिन फार्मूला रिवीजन में वो बताना वर्थ इट नहीं है। जैसे ω बराबर √k/m, ये हमने जाना कि यही क्यों होता है, और यहाँ पे ओमेगा ही क्यों आया, फिर मुझे कुछ और बताओ। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब k की जगह पे m⍵² हमने लिख दिया, और वो कैसे लिखा बच्चा, देखो ω बराबर होता है √k/m। ये अभी मैं तुम्हें फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की पूरी लॉजिक है, साइंस है कि क्यों यही क्यों होता है। मैंने रिवर्स डाउटिंग मेथड बता रखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूछ सकते हैं कि यही क्यों होता है, वो क्यों नहीं होता है ना। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन लंबे लेक्चर्स में देता हूं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन मेरा मकसद है, तो मैं नहीं दे रहा। तो एज अ फैक्ट ही स्वीकार कर लो, और मेंस में जरूरत भी नहीं पड़ती, एडवांस में जरूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ पे हमने अगर ω बराबर √k/m लिखा, तो ω² लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा बालक, k/m, और यहाँ पे m है तो m से m कैंसिल, और आ जाएगा -kx, जो कि ये वैल्यू है। तो k की जगह पे हमने m⍵² लिख दिया। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। इसी स्लाइड को आप बस याद कर लोगे, जेईई मेंस के एसएचएम का सवाल आप सॉल्व कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट बराबर x बराबर a sin ωt+5 कैसे आता है जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फेज से डिराइव कर सकते हो। v बराबर dv/dt, यानी कि इसी को dx/dt होगा, इसी को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो a ω cos ωt+5 और ω √a² - x²। एक्सेलरेशन बराबर होता है जब इसी को हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो -a ω² sin ωt+5 माइनस इक्वल टू -ω²x। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होगा, हाफ mv²। जनरली काइनेटिक एनर्जी होता है, तो v की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, और हमारी वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की हाफ m⍵² a² cos² ब्रैकेट में ωt+5। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी उसी तरीके से हाफ kx², डेरिवेशन है इसका पूरा, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाफ m⍵² a² sin² ब्रैकेट में ωt+5। टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया, और टोटल एनर्जी हमेशा एसएचएम में कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पे। मान लो कि यहाँ पे एक बॉब लटका है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा तो सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा, कांस्टेंट रहता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, t बराबर 2π√L/g। L क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2π इज 2π। कैसे आया जानने की जरूरत नहीं है। इस बात में खास एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप इसमें कितना भी भारी आप सामान बांध दो, इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो मैंने एनएलएम में थोड़ा पढ़ाया था, उसका थोड़ा सा एडवांस इसमें हम जानते हैं। अगर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो m मास के साथ लटका हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। वैसे ही हॉरिजॉन्टली भी रखा हुआ है तो 2πm/k ही होगा। अगर एक स्प्रिंग है जिसके दोनों तरफ मासेस जोड़े हुए हैं और इसको खींच के किसी एक को दोनों कैसे भी ऐसे छोड़ दिया गया, तो एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π μ/k का अंडर रूट, और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1m2/m1+m2, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। सीरीज में अगर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका k1 k2 k3 स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसका टी जो होता है टाइम पीरियड होता है वो 2π√m/k इफेक्टिव होता है। इससे जेईई मेंस 2023 अप्रैल में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। 1/k इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में जैसे पैरेलल हम जोड़ते हैं रेजिस्टेंस वगैरह में, वैसे पैरेलल में
दोनों का K1 K2 K3 तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π√m/k इफेक्टिव, और इसका भी K इफेक्टिव जो होता है वो K1 K2 K3 डॉट 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 जितने भी K हैं उन सबका जोड़ने के बाद जो सम आता है वही K इफेक्टिव कहलाता है। बस शायद मेरे हिसाब से इतना ही फॉर्मूला था। तो हैप्पीली स्माइल के साथ आप SHM के सवाल अब प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगले फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में हम मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।